और पीएलओ की तरफ से, पीएलओ जो था वो इसराइल के साथ पीस टॉक कर रहा था, ऑस्लो अकॉर्ड हो रहा था, तो इसराइल की तरफ से भी कुछ फसादी उठे थे। और इसी तरह हमास जो है वो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आप तो बड़े सेकुलर हो रहे हैं, आप तो काफरों के साथ जो है वो दोस्तियां निभा रहे हैं। अब यहाँ पे हमास मौजूद है, ये वो एरिया है कि जहाँ पे फलस्तीनियन गवर्नमेंट मौजूद है, यानी कि ये जो अल फतह पार्टी है, मैंने आपको बताया कि जो आपका पीएलओ है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो आपको जो इसकी पॉलिटिकल पार्टी है वो अल फतह है। और यहाँ पे अब इसराइल मौजूद है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये गजा, अब रिसेंट हमें जो कल आज की रिपोर्ट्स में ये कि गजा खत्म हो गया, लोगों को इतना मारा गया। ये वेस्ट बैंक के ऊपर भी इसराइल की सेटलमेंट्स मौजूद है। इसराइल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फलस्तीन की जगह है। अब यहाँ पर हमास ये कहता है कि हमने ये अल अक्सा फ्लड किया है, अल अक्सा की हुर्मत जो है उसको कायम करने के लिए ये बात की। ठीक है बेटे तैमूर, बाकी बस जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ से हम आगे चलाते हैं। हमास, इट वॉज द ब्लेंडर जो हमास ने किया। नीलम, आपका हर फोरम का एनालिस्ट ये कहता है कि हमास ने इतनी बड़ी जंग में धकेल दिया लोगों को कि इट वाज द ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी की जो हमास ने किया। बस 1 मिनट दें, बच्चे आ जाते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। मैम, प्रीवियस जी टॉपिक बेटा। पूछना था। जी जी। मैम वो जो है, वो प्रीवियस एक क्वेश्चन पूछना था मैम। जी जी, पूछे किसके हवाले से? मैम ये जो प्रीवियस टॉपिक नहीं है हमारा, तुर्की वाला, और इसके ये मिडिल ईस्ट में मैम। हाँ हाँ। मैम, तुर्की है वो कुर्द के अगेंस्ट लड़ रहा है, और असल जो है हो गई है, जैसे कि का असर क्या कहते हैं इसके ऊपर ये होगा कुर्द तुर्की के ऊपर, कि वो कुर्द के खिलाफ कोई एक्शन ले सके या फिर पीछे हट जाए, कि अब हालात वैसे नहीं रहे। यानी कि ये रीजन ये नहीं समझ आई थी कि अगर तुर्की का इन्वॉल्वमेंट होगी। नहीं, तुर्क जो है ना वो कुर्द वहां पे बुनियादी तौर पे ऑक्युपाई करना चाहते हैं ना, इसी तरह जिस तरह ज्यूज ने इनकी सरजमीन के, तो बुनियादी तौर पे वो टर्की जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं उनके साथ, तो इसलिए नहीं नहीं उसके मैम, ऊपर मैं कोई। ये पूछ रही हूँ कि असद हाँ, बशर अल असद। तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? उस पर असद कोई के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा? कि असद के जाने से फॉल ऑफ असद? जी जी मैम। नहीं, फॉल ऑफ असद का इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे फॉल ऑफ असद जी जी सपोर्ट मैम। तो कम हो सकती है, लेकिन खुद इट सेल्फ जो है ना, इन सेल्फ बड़े स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा बेटा, जो पीएलओ की तरफ से रिस्पांस आएगा, चलें जी यहाँ से मैम। हम ईरान आगे बात उठाते हैं और इसी को लेके चलते हैं। आई होप कि जो लोग आ गए हैं, नहीं आए तो अल्लाह करे जल्दी आ जाए। अब जो बुनियादी तौर पे पीएलओ की तरफ से रिस्पांस था वो भी इन फेवर ऑफ हमास था इन स्टार्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो इन फेवर ऑफ हमास ये था कि जिसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो है ये प्राइमरली अटैक जो इंटेग्रिटी को हम अपनी डिफेंस में हमने किया। अब इसमें ऐसा हुआ कि इसके नतीजे में, यस वेरी गुड, अब यहाँ पर इधर से स्टार्ट करते हैं कि अब इसके नतीजे में इन्होंने तो ये कर दिया। अब इसके नतीजे में इसराइल जो है ना वो अपना ऑपरेशन लॉन्च करेगा। चलें ग्रेट। अब इसराइल जो अपना ऑपरेशन बेटा लॉन्च करता है, इसराइल इसका जो रिस्पांस में जवाब देता है, देखिए इसराइल के ऊपर तो हमला हुआ है ना, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स। अब ये जो बेटा ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स है ना, जो आज तक हो रहा है, इसमें क्या कुछ हुआ? ड्रोन अटैक्स गजा के ऊपर, जिसमें आप देखते हैं कि मुसलमान जो या मासूम जो हैं, जितने भी लोग हैं उनको मारा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे बुनियादी तौर पे जो जितनी भी सप्लाई आती है ना गजा की इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी की सारी इसराइल से आती है, उस सप्लाई को कट कर दिया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस जहां पे डिप्यूट कर दी गई हैं। वर्स्ट किस्म के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है जी बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये कहता है, सिटीजन्स ऑफ इसराइल वी आर एट वॉर, यानी कि सारे लोगों को ये कहता है कि भाई हम अब जंग लड़ रहे हैं और यू आर, वी आर इन वॉर विद द पीपल, अब हम लड़ेंगे और हर तरीके से लड़ेंगे। अब इसके नतीजे में बेटा क्या कुछ हुआ?
बेटा ये मैं कह रही हूँ कि इसराइल ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, वो जो अटैक हुआ था उसके नतीजे में, ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स। ठीक है, ऑपरेशन आयरन सॉर्ड जो है, इसके अंदर ये है कि ड्रोन अटैक्स वर्स्ट किस्म के। अब देखिए यहाँ पर बुनियादी तौर पे, हाँ, हमास का पॉइंट ऑफ व्यू की बात हम नहीं कर रहे, हमास के तरीकेकार की बात की जा रही है। हमास ने जो तरीका अपनाया ना, हमास ने जो अटैक किया, वो एक बड़ा गलत चीज की थी। अच्छा जी, अब ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स में क्या कुछ हुआ। मैम सडन अटैक जो हमास ने किया उसके पीछे भी तो कोई कॉज होगी, के अचानक पीछे तो तो वो ऐसे देखे ना ना बेटा, करता। कहानी थी ना, बताई जो है मैंने, कि इसराइल सेटलमेंट्स कर रहा, इसराइल, और पहले तो जंगें हो रही है ना, इसराइल के राइट विंग और हमास के दरमियान लड़ाई हो रही है, इसराइल जो है वो इनकी जमीन पे कैप्चर हो रहा। मेन जो यानी कि अल अक्सा को उन्होंने स्टांस बनाया कि इसराइल जो है, जब उसने हमारे होली प्लेस, जब वो अल अक्सा की दीवार तक पहुंचता है, तो हमने तो उसके रिस्पॉन्स में ये किया है। ठीक है, अब ये है कि बुनियादी तौर पे वो ये कहता है कि हमने अपनी उस एक हॉली प्लेस जो है, उस सैक्रेड प्लेस को हमने प्रोटेक्ट। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए, नॉट टू कॉम्प्लिकेट, मैंने कहा आप सारी दुनिया लिखेगी कि भाई वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर फूड क्राइसिस है, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट लिखें। तो प्लीज ये आपने ना जो क्राइसिस बताने हैं वो आपने इस तरीके से बताने हैं कि आपने ये कहना है इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस, या आपने ये बताना है कि, बल्कि इट्स बेटर टू से गजा, गजा क्राइसिस फ्रॉम द लेंस ऑफ, आई एम सॉरी यार, मैं, मेरी वो राइटिंग अगर आपको बुरी लगे तो, फ्रॉम द लेंस ऑफ आई लॉ, इंटरनेशनल लॉ। हमें कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं आता, हम वकील भी नहीं है, लेकिन हम अपने पेपर में ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमें समझ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता, हमने कुछ स्मार्ट मूव्स के साथ भी चीजों को लेके चलना होता है। इसराइल की तरफ से सबसे पहले हो रही है मैस किलिंग्स, लोगों को, सिविलियन इनोसेंट्स को मारा जा रहा है। सिविलियन इनोसेंट्स को मारने के साथ साथ इसराइल की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो वॉर क्राइम कमिट कर रही हैं। तो रिजल्टेंटली, एज पर द इंटरनेशनल लॉ, जो पहली वायलेशन हो रही है ना बेटा, वो हो रही है रोम स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल नंबर 7 and 8। तो पहली वायलेशन क्या हो रही है, रोम स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल नंबर 7 एंड आर्टिकल नंबर 8। अब हमने कोई रोम स्टैचू पूरे का पूरा नहीं पढ़ना, हमने ये नहीं बताना कि व्हाट इज रोम स्टैचू, बस सिंपली मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि बेटा जो रोम स्टैचू है उसका आर्टिकल नंबर 7 और 8, अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर ना कुछ वॉर क्राइम्स के ऊपर भी आपने बताया हुआ है कि हाँ भाई, अब वॉर क्राइम क्या कहते हैं, या वॉर क्राइम के अंदर आपका क्या तरीकाकार होगा। तो जो आपका रोम स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है, ठीक है, आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड मौजूद है, तो रोम स्टैचू का आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को जर्नली बता देती हूँ कि आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8, रोम स्टैचू का आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कहती है कि वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक अटैक डायरेक्टेड अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन, के सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो इनोसेंट लोग हैं उनको आप मैस किलिंग नहीं करेंगे, बेशक आप जंग की हालत में हैं, फिर भी आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि आप इनोसेंट्स को, सिविलियंस को आप क्या करेंगे, कि आप उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वाइड स्प्रेड अटैक की बात की गई है। और जो आपका आर्टिकल 8 है ना बेटा रोम स्टैचू का, तो वो बुनियादी तौर पे कहता है कि जो सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड क्राइम हो रहे हैं,
तो ये जो मिलिट्री फोर्सेस हैं ये वहां पे गजा के अंदर जो वॉर क्राइम कमिट कर रही हैं, बच्चे उसके अंदर ये हो रहा है कि वॉर अगेंस्ट, यानी कि जो खवातीन है उनको सेक्सुअल हरासमेंट भी की जा रही है और उसके साथ साथ जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस भी किया जा रहा है। तो एक तो ये चीज, यानी कि इन ये जो ट्रीटी ऑफ रोम है आपकी, ये जो आपका रोम स्टैचू है, उसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना उसके अंदर ये, जिस तरह आपका, अगर आप में से कोई वकील है तो उसको पता होगा कि जिस तरह यहाँ पे आपका जो है ना वो पीनल कोड है आपका, प्रोसिक्यूट वो है सिविल है आपका, क्रिमिनल वो सीआरपीसी है आपका, पीपीसी है पाकिस्तान पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आपका, क्यूएसओ है कानूनी शहादत है। इसी तरह वहां पे आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर इस तरह ये रोम स्टैचू है और उसके आर्टिकल 7 और 8 की वायलेशन हो रही है। सबसे पहले पहली तो ये वायलेशन कर रहे हैं भाई। दूसरी जो वायलेशन हो रही है, या दूसरा हमारे पास जो बात, देखिए हम बात इस तरह हवा में नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वाकई वहां पे मसला है। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास इशू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरी रही है अगेंस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट। वहां पे कितने जर्नलिस्ट मार दिए, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने अस्पताल हैं उनको उड़ा दिया। तो रिजल्टेंटली ये काम करके वो वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 6 ऑफ इंटरनेशनल, ये बेटा INT का मतलब है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है जिसको हम कहते हैं ICCPR। अब मैं अपने बच्चों को वैसे जनरली ये बता देती हूँ कि इसका जो बेटा आर्टिकल है वो क्या कहता है, आर्टिकल 6 ऑफ द ICCPR, जिसका मतलब ICCPR, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कॉन्वेंट, C फॉर सिविल, P फॉर पॉलिटिकल राइट। तो आर्टिकल नंबर, इसके डब्बे क्यों बन गए इन्होंने भी मर्जी, आर्टिकल 6 ऑफ ICCPR जो है वो बेटा क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास जो कि आप डिप्राइव करते हैं लाइफ प्रोफेशनल्स की, उनको डेथ पेनाल्टी दी जाती है। तो आर्टिकल 6 जो है वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ये रिकॉग्नाइज करता है कि राइट ऑफ लाइफ है, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि राइट ऑफ लाइफ से लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं। ये कहते हैं कि राइट ऑफ लाइफ प्रोटेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटेक्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ को, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनका राइट ऑफ लाइफ जो है वो नहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा और उन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे तो ये देखो ना, सिर्फ अब यहाँ पे आपने बेटा क्या कर लिया, पहली क्या हो रही है, यहाँ पे ना एक अच्छे से टेबल बना लेना। पहला मैंने आपको कहा है कि जहां पर मैस किलिंग्स हो रही है, देखिए हम जनरली ये बात लिखते हैं ना कि मैस किलिंग्स हो रही हैं तो उसमें कोई इतना हमारा इम्पैक्ट नहीं होता, सारे लोग वही देखते हैं। अब वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, इन वॉर क्राइम्स के अंदर फिर आपने लिख लेने हैं कि क्राइम अगेंस्ट जेंडर है और सेक्सुअल क्राइम्स भी हैं। फिर इसके अलावा आपने किलिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स है जिसमें कि आपका ICCPR है। अब जो चौथी चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बेटा उसमें यह है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पूरे पूरे अस्पताल उड़ा दिए, लोगों के घर जो हैं वो रबल बन गए। रबल का मुराद ये है कि मलबे का ढेर हो गए। तो जो आपका फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है, तो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो, ये अब इंटरनेशनल लॉ है ना, तो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन जब हुआ तो उसके अंदर जिन दो आर्टिकल्स की बेटा वायलेशन हो रही है वो हो रहा है आर्टिकल नंबर 3, जिसके तहत ये कन्वेंशन ये कहता है, आर्टिकल 3 का कन्वेंशन प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी किस्म के लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो खास तौर पे लोकल प्लेसेस हैं जिसमें अस्पताल है, जिसके अंदर कोई पार्क है, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज है, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल नंबर 3 की वायलेशन हो रही है। फिर उसके बाद बेटा चौथी आपने ये बात देखनी है कि भाई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान है ये फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल नंबर 3 की क्या हो रही है जी, वायलेशन हो रही है। ठीक हो गया, तो आर्टिकल नंबर 3 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन की यहाँ पर क्या हो गई, ये फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन जो है उसकी यहाँ पर वायलेशन हुई है। तो आर्टिकल 3 ऑफ फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन बेटे क्या कहता है,
वो ये कहता है कि जो पर्सन आपके पास है उनकी आप उनकी जगहों को, उनके मालो जर को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, और उनको होस्टाइल नहीं बनाएंगे। फिर बेटा इसी तरह आगे चलते हैं। तो एक और चीज ये है कि इसमें वाज़िह तौर पर ये कहा गया है कि अगर आपने लोगों को होस्टेज बनाया, होस्टेज इन सेंस अब यहाँ पर समझिएगा, होस्टेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके वो जंगी कैदी हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या करेंगे कि खुराक फराहम करेंगे और उनको आप मेडिसिन देंगे। तो वहां पे जो फूड और मेडिसिन की सप्लाई है, अगर हम देखें तो वो भी गजा के अंदर नहीं है। तो अब पांचवी बात यहाँ पे क्या हो गई कि बेटा हमारे पास वायलेशन हो रही है किसकी, आप आर्टिकल नंबर 25 किसका, फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन का। फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 55 ये कहता है कि जिसके वर्ड्स ये हैं कि एज कोट अनकोट अगर हम करें तो हमारे पास फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन का आर्टिकल 55 ऑब्लिगेट करता है उन फोर्सेस को कि जो ऑक्युपाई करती हैं, यानी कि वो लोग कि जो दूसरों को जंगी कैदी बनाते हैं, कि वो सिविलियन पॉपुलेशन को खुराक और दवाई हर सूरत फराहम करेंगे। लेकिन यहाँ पर खुराक और दवाई न सिर्फ फराहम की जा रही है बल्कि जो आपकी एड है उसको भी स्टॉप किया जा रहा है। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या हो रहा है वहां पे, उसके अलावा वहां पर और काम जो हो रहा है कि वहां पे इलीगल सेटलमेंट्स हो रही हैं। इलीगल सेटलमेंट्स का बेटा मतलब ये होता है कि आपने फलस्तीनियों की सरजमीन के ऊपर उनको खत्म करके इजराइल ने अपने झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी हैं। तो इस तरह इजराइल ने क्या किया, जो आर्टिकल नंबर 49 ऑफ द फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन है उसको भी वॉयलेट किया। तो क्या कहता है मेरा बच्चा आर्टिकल 49 ऑफ द फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन, आर्टिकल 49 जो है वो आपके फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन का वाज़ेह तौर पर ये बात करता है कि आप जब किसी भी जगह को फोर्स डिलोकेशन, बिल्कुल। तो आर्टिकल 49 जो आपका है फोर्स जिनेवा कन्वेंशन का नाम देखिए, आपको ना आर्टिकल अगर नहीं भी याद रहते, वैसे दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि इफ आई हैव एंजॉयड तो आप भी इसको एंजॉय करेंगे। तो आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो डिपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसफर करना, इवैक्यूएट करना लोगों को, वो अलाउड नहीं है कि आप उनकी जमीन के ऊपर काबिज हो जाएंगे फोर्सबली उनकी, यानी कि आप जोर जबरदस्ती से उनकी जमीन जो है उसको हथिया लेंगे। तो आर्टिकल 49 तक द फोर्थ जेनीवा कन्वेंशन की वायलेशन हो रही है इलीगल सेटलमेंट्स के। उसके अलावा बेटे यहाँ पर एक और मसला जो छिड़ा हुआ है वो ये है कि, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू, तो मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज में ना दो लोग थे। एक था अल गोर, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम नहीं करता, ये इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। और दूसरी एक खातून थी जिसका नाम था नादिया मुराद। अब ये जो मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी अरब स्प्रिंग हुआ ना, तो उसके अंदर नादिया मुराद वो औरत थी कि उसने कहा कि आपको ये तो पता है कितने लोग मार गए, इतनों को गोलियां लग गई, इतने जो है वो शहीद हो गए, इतने जख्मी हो गए, इतने मारे गए, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर मौजूद औरतें कितनी दफा सेक्सुअली अब्यूज हुई हैं। शी वॉज द सर्वाइवर। ये यूएन के फोरम पे फिर जाके इसने बात की। तो इसको ये है कि जो सेक्सुअल वॉर क्राइम्स है ये उनकी एक्टिविस्ट है। अब गजा के अंदर क्या हो रहा है बेटा, गजा के अंदर जो आपका सेक्सुअल वायलेंस है वो तो हो ही रहा है कि भाई अल्टीमेटली जो आपकी इजराइलियन फोर्सेस हैं वो सेक्सुअल वायलेशन कर रही हैं, सेक्सुअल वायलेंस कर रही हैं। और सेक्सुअल वायलेंस की जब हम देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, जेंडर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सेक्सुअल वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल वायलेंस के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट चीजें आती हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो आपका कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट, यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, ये आप जेंडर में पढ़ेंगे, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडॉ, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कि भाई औरत को औरत होने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हो रही है सेक्सुअल और रेप वायलेंस, और उसके साथ रिप्रोडक्टिव वायलेंस भी हो रहा है। रिप्रोडक्टिव वायलेंस जो है, जी बेटा वो भी मेरा ही सब्जेक्ट, अब देखें अब क्या बनता है आयशा। रिप्रोडक्टिव जो वायलेंस है
रिप्रोडक्टिव वायलेंस का मसला ये है कि वो तमाम खवातीन जो फैमिली वे में हैं, जिनके बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनको नेसेसिटीज ना प्रोवाइड करना। दिस इज अ रिप्रोडक्टिव वायलेंस दैट इफ अ वुमन इज गोइंग थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड शी इज नॉट प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी थिंग्स एंड शी इज contracting the sexually transmitted diseases, this is the reproductive violence. This come under the ambit of the violence. ये जो हो रहा है तो बेटा ये हो रही है वायलेशन आर्टिकल नंबर 2 ऑफ द यूएन चार्टर। पहले तो ये हो रहा है कि जनाब जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसका आर्टिकल नंबर 2 जो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, आप लोग इंशाल्लाह जब इस्लामिक स्टडीज पढ़ेंगे, आई थिंक अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, तो उसमें आप डिटेल में ये पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन चार्टर, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं खुतबा हज्जतुल विदा तो उसको भी आप इसके साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो आपका आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर है, तो आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर भाईजान ये कहता है कि भाई आप जो है वो किसी भी जो बेसिस ऑफ द जेंडर उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मेंबर्स हैं वो उनमें जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कि ये दैट इज अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक तो इसकी वायलेशन हो रही है कि भाई आप खवातीन को जो है वो सब्जेक्ट टू वायलेंस कर रहे हैं। दूसरा जो है वो दो प्रिंसिपल्स जो हैं सीडा के, उनको यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है, जिसमें कि बेटा पहले प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हो रही है जी वायलेशन ऑन ऑफ कन्वेंशन ऑफ जीनोसाइड। यहाँ पर ये प्राइमरीली वो तमाम इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हैं या ये जो वॉर्स हैं कि जिनकी हम देखते हैं कि इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अब रिसेंटली हम ये देखें तो अब इसका सोल्यूशन अगर हम की तरफ जाते हैं उससे पहले मैम आपने काइंडली सेकंड प्रिंसिपल रिपीट कीजिएगा। जी ये कि दो प्रिंसिपल्स, एक है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि भाई प्रोपोर्शन कितनी होगी मर्दों की औरतों की। तो बुनियादी तौर पे जो मारा जा रहा है उसमें खवातीन और बच्चे ज्यादा है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन जो है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसकी वायलेशन हो। अच्छा, अब बेटे जिस तरह आपने नीलम जो सवाल किया, लेट मी कम टू इट। हाय जी, ठीक है जी, टाइम से 3 मिनट पहले एंड कर देंगे जैसे आपके। ट्रम्प का प्रपोजल ऑन गजा, इसके कुछ पॉइंट्स ये आपके एनालिसिस में आपने देने हैं कि भाई एक वर्ल्ड पावर की तरफ से आने वाला जो रिस्पॉन्स है ट्रम्प प्रपोजल फॉर गजा की। जब हम बात करते हैं तो ट्रम्प ने जो प्रपोजल दिया है, ट्रम्प ने 5 मार्च को ट्रम्प ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट यूएस से टेक ओवर कर लेगी। ठीक है जी, ठीक, ओके ओके बच्चे मैं कर दूंगी। टेक ओवर करती है, टेक ओवर करेगी, ठीक है। उसने प्रपोज किया कि हम टेक ओवर करेंगे और ओन करेंगे गजा स्ट्रिप को। हमारा हुआ जी। इसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस के अंदर, तो वहां पर भी इसने इस चीज के ऊपर बात की थी। इस अनाउंसमेंट के बाद ट्रम्प और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स दिए हैं। अगर हम देखें तो उसमें प्राइमरली उन्होंने यही, यानी कि आप मच बेटर हाउसिंग, परमानेंट प्लेस होगी उनके लिए, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो जो अरब लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि $53 बिलियन का हम रिकंस्ट्रक्शन प्लान देंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में जो आपकी अरब कम्युनिटी है उसने ये कहा है कि हम $53 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान दे रहे हैं गजा स्ट्रिप के लिए, ठीक है। और इसके अंदर बुनियादी तौर पे यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हम पूरे का पूरा जो है वो इसको रीबिल्ड करेंगे, ना कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उसके विजन के मुताबिक वो मिडल ईस्ट जो है उसको वो कैप्चर कर लेगा। इस प्लान को हमास ने भी वेलकम किया, लेकिन इसराइल और यूएस जो है वो इसके खिलाफ खड़े हैं और बुनियादी तौर पे उनका मकसद ये है कि वो इसको ऑक्युपाई कर लें। यहाँ पे होने वाले अगर हम चीजों को देखें तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपको याद हो बेटा, तो एक एआई जनरेटेड म्यूजिक वीडियो भी जो है वो लगाई थी कि ट्रंप गजा डेवलपमेंट की किस तरीके से वो वहां पर काम करेगा, ये क्या कुछ होगा। तो ट्रंप का बुनियादी तौर पे जो है कि वो ट्रंप का जो विजन है गजा के लिए वो ये है कि जिसमें वो ये कहता है कि इविक्शन प्लान नहीं है, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जो रहना चाहता है वो रहे, जो नहीं रहना चाहता नहीं रहना चाहिए। यानी कि ट्रंप इज नॉट क्लियर अबाउट इट
ठीक है। और ट्रंप का मिडल ईस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो ट्रंप के जो रिमार्क्स हैं वो इजराइल हमास को प्रिपेयर करने के लिए कि निगोशिएट करें सीज फायर के लिए अप टू सम एक्सटेंट, अदरवाइज चीजें जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ट्रंप इज इन द फेवर ऑफ द सीज फायर अगर हम देखें, और अगर वो सीज फायर नहीं होगा तो अल्टीमेटली यूएस विल टेक ओवर। 53 बिलियन जो है अरब जो कंट्रीज है उन्होंने कहा हम 53 बिलियन कंट्रीज जो रुपीज देंगे गजा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। आमीन नीलम, वी आर इन पेन। अच्छा, अब यहाँ पे बात अपनी भी तो करे, पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की मॉरल, पाकिस्तान की एड, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है वो एज पर द विजन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑपरेस्ट के साथ, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ है। नो डाउट पाकिस्तान हमास के पहले मूव को जो है वो बेसिकली डिसरिगार्ड करता है, लेकिन अभी होने वाली गजा के अंदर जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं जो कि प्रूवन बाय द इंटरनेशनल लॉ है, पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता है और पाकिस्तान अपनी सपोर्ट ऑपरेस्ट्स के साथ जो कि बुनियादी तौर पे फलस्तीनी है ऑन द बेसिस, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस एथनिक एंड द कल्चरल टाइज, बल्कि उनको एड की सूरत में भी दे रहा है। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो भी इसके साथ स्टैंड करती है, लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल ये आता है कि पाकिस्तान की फोरम से कोई एक जो क्लियर स्टांस है वो इसलिए नहीं जा रहा कि बुनियादी तौर पे इसकी मेन रीजन ये है कि यूएस के प्रेशर इज द वन थिंग, बीइंग द प्रॉक्सी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट फॉर द सो लॉन्ग, एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर, जिसमें प्राइमरीली अगर हम ईरान की पिक्चर को देखें तो बैकलैश फ्रॉम द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान इज पोजिंग अ न्यूट्रल स्टांस येट सपोर्टिंग द फलस्तीन कॉज। ठीक हो गया जी, ये है हमारा फलस्तीन, ये है हमारा इजराइल, ये है जी इसके मामलात। इंशाल्लाह ताला टुमारो वी विल डिस्कस रशिया यूक्रेन और ब्रिक्स के बारे में मैम हम बात ईरान, करेंगे। solutions ईरान वाला पॉइंट जरा ईरान रिपीट हमास को कर दें। सपोर्ट कर रहा है, ईरान इज बैकिंग हमास। मैम इसके सॉल्यूशंस। solutions इसके सॉल्यूशंस अब क्या हो सकते हैं? टू स्टेट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मैंने उस दिन आप लोगों के साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था, अब आई एम सॉरी फॉर दिस रनिंग आउट ऑफ टाइम, चलो इसके ऊपर कल भी बात हम थोड़ी सी कर लेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ उस दिन जो सॉल्यूशंस शेयर किए थे वो शायद आपको कहीं और पे ना मिले। 53 बिलियन अरब कंट्रीज ने कहा है हम देंगे, हम जनाब वो 53 जो है वो बिलियन इसलिए देंगे कि ताकि हम दोबारा से जो गजा की तबाही हुई है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है जी, वो उनका ये मकसद है। अच्छा, आज वाला जो लेक्चर है ना इसको मैं आप लोगों के साथ इसके ना हैंड रिटन जो है वो बुलेट शेयर कर दूंगी, लेकिन किसी ने अगर अच्छा नोट किया हुआ तो वो प्लीज ग्रुप में बच्चों के साथ लाजमन शेयर कर दे, इसके साथ बच्चों का फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब उसमें जो बेटा मैंने सोल्यूशंस बताए हैं जस्ट मैं उनको एक ग्लिम्स दे देती हूँ, बाकी मैं उसकी डिटेल थोड़ी सी 10 एक मिनट कल डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है। उसमें बेटा यहाँ पर जो है वो मैंने जो वो सोल्यूशन है वो शायद आपको किसी बुक में ना मिले, क्योंकि वो सोल्यूशन भी ना आई हैव मॉडिफाइड, मतलब आई बिलीव कि आप अपने टीचर से ही सीखते हैं, तो ये हमारे सर ने दिए थे। तो उसमें बेटा जूम इन और जूम आउट अप्रोच जो है, जो पहले मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे स्कॉलर ये कहते हैं कि सिंगल सोल्यूशन नहीं है, ना मिडल ईस्ट का ना फलस्तीन गजा का। अब हेनरी किसिंजर ये कहता है कि हमें लार्जर लेवल के ऊपर देखना है, यानी कि अब हमने देखना है कि गजा स्ट्रिप के अंदर इजराइल बैक्ड बाय द यूएस है, तो यूएस को पकड़ो, हमें वहां पे सेटलमेंट करने की जरूरत है। और सीज फायर इज द पॉइंट। सबसे पहले तो सीज फायर रिहेबिलिटेशन, ये तो वॉर के असूल है कि जहां पे जंग है जंग बंदी कराएं, और जो लोग हैं वहां पे उन लोगों को सबसे पहले वहां से निकालें और बचाएं। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने फिर अल्टीमेटली उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, सेकुलर टेंशंस को कैसे खत्म करना है, और इसराइल फलस्तीन के केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फलस्तीनियन क्राइसिस है, राशिद खालिदी ये कहते हैं कि रूट कॉज जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस के वो फलस्तीन क्राइसिस है। टू स्टेट सोल्यूशन दिया गया, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया, सबसे वायबल सोल्यूशन वही था, यूएन का पार्टीशन प्लान इज द टू स्टेट सोल्यूशन। अब्राहम अकॉर्ड में ये कहा गया, ऑस्लो अकॉर्ड ने ये चीज कही, लेकिन चाइना और रशिया जो है उनको सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि फलस्तीन क्राइसिस खत्म हो सके। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें ना, चाइना ने क्या किया कि चाइना की ये पॉलिसी है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसराइल के साथ उनके टाइज हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। रशिया को जब हम देखें
तो रशिया जो है वो बुनियादी तौर पे अरब स्टेट्स को सपोर्ट करता है। तो ये जो दो वर्ल्ड पावर्स हैं, दे हैव टू प्ले द की रोल। चाइना और रशिया को डिप्लोमेटिक टाइज उनके हमास के साथ नहीं है, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप इसराइल के साथ कम है, चाइना की कोई ऐसा सच खास स्टैंडिंग नहीं है। इन दोनों स्टेट्स को हमने इन्वॉल्व करना है ताकि हम जो है वो एक वायबल सोल्यूशन ला सकें। ठीक है बेटे, अब सारा वेट कर रहे होंगे, आपका इंग्लिश एस्से का है सेशन। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं बेटे भेज दूंगी, आई गिव द हैंड रिटन नोट्स, वो आप फिर उसको लिख लीजिएगा। किसी और बच्चे ने लिखा होगा तो वो भी शेयर कर देगा। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई इशू होगा। आप, आई होप कि आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस ब्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा अब हम सी पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, साउथ चाइना सी की बात करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आस्क मी एज मेनी टाइम एज यू कैन। ठीक है जी, गुड लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू, एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम। अल्लाह हाफिज।